नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मज़े में हैं और खूब मन से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आइए, बिना समय लिए, आपका एक भी सेकंड बहुत ही कीमती है, उसे ज़ाया किए बिना हम अपने कंटेंट पर आते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी जानकारी जो वस्तुतः आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। दरअसल पिछली वीडियो में, जिसमें हम संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन कर रहे थे, बाय मिस्टेक एक छोटी सी गलती हो गई। उसे आपको सुधारने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा। दरअसल हमने भारतीय संविधान की विशेषता में जब यह बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित है, तो उसके एग्ज़ाम्पल के क्रम में हमने बाय मिस्टेक, एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी में बात करने की, यह बता दिया कि यूएस का जो संविधान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह अलिखित है और यूके का जो संविधान है वह लिखित है। हमने उदाहरण देने के क्रम में बताया था। तो यह सुधार आप कर लीजिएगा कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह लिखित है। उसकी विशेषता एक और बता दूं आपको कि वह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं उसमें। और जो यूके का संविधान है वह अलिखित है। यद्यपि यह परंपरा में अलिखित है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह सब लिखित ही है। तो इस भूल की तरफ मेरा सर्वप्रथम ध्यान दिलाया हमारी मित्र हैं मिस रितु मिश्रा जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राम मनोहर फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है शायद। आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान की, और वीडियो के माध्यम से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप स्वयं इस विषय के विज्ञ हैं और वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखा। इसी गलती को दीवानी न्यायालय जौनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी भी हमको मेंशन किए। तो अब मैं आप दोनों लोगों से व्यक्तिगत एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि वीडियो को इसी स्नेह और सहयोग से देखें। और बच्चों, आपके लिए फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिखित है, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वह अलिखित है। और यह सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी ऑन स्पॉट पूछ लिया जाता है कि इसमें से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि कभी कभी परीक्षा में एक लाइन का सवाल पूछ लिया जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो उसमें यूके या ग्रेट ब्रिटेन करके ऑप्शन रहेगा। बाकी तीनों का इस तरह से रखेंगे कि संविधान वहाँ का लिखा गया है। आइए हम आज अब अगले कंटेंट पर, अपने अगले विषय पर चलते हैं। आज हम जिस भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस विषय पर अध्ययन करने चल रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि भारत का संविधान कितने भागों में बटा हुआ है। हमने पिछले अध्याय में भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते समय जब यह बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो यह बड़ा कैसे हुआ, उसके क्रम में हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। तो उस 22 भाग का आज हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा, किस भाग में किस विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है और एक भाग में क्या विषय है, वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। बस आपको सरसरी रूप से इतना ही जानना है
इस विषय में, क्योंकि कभी कभी या अक्सर हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता है कि एक तरफ भाग दे देंगे कि भाग 1, दूसरी तरफ व्यवस्था आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन नीचे बना लेते हैं। आपको कभी मैच कराना होता है तो कभी यह पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में किस चीज़ की व्यवस्था है, किस विषय वस्तु की व्यवस्था है, किस विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। आज एक यहाँ क्लासरूम में मक्खी भी आ गई है। इसे देख करके याद आया कि सन 2012 में एस राजामौली साहब के डायरेक्शन में एक फ़िल्म बनी थी मक्खी। बच्चों, बहुत ही शानदार फिल्म है, बहुत कम लागत में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर यह लगभग 1.5 बिलियन की कमाई की थी। तो आपको जब कभी समय मिले और एंटरटेन करना हो तो आप फिल्म मक्खी ज़रूर देखिएगा, इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा सीखेंगे, बड़ी इमोशनल फिल्म थी और कला प्रधान फिल्म है। तो आइए हम फिर अपने कंटेंट पर बात करते हैं कि संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें जो पहला भाग है उसका शीर्षक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक व्याख्यायित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत एक संघ है, यूनियन है और उसके कितने राज्य हैं। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि आखिर भारत में नागरिक कौन है, नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। इन तमाम विषयों पर अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक व्यवस्था दी गई। तो भाग 2 जो है वह नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 3 जो है संविधान का वह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में उप अनुच्छेद भी हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान हमारा करता है। और यह सवाल अक्सर आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, तो उसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है भाग 3। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भाग 4 है। भाग 5 जो है वह संघ सरकार है, लेकिन 1976 में एक स्वर्ण सिंह विद्वान थे, राजनीतिक विचारक थे, भारत के नेता थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उनको यह विचार करना था कि आखिर हमने मौलिक अधिकार तो दे दिए नागरिकों को, संविधान के प्रारंभ में हमने मौलिक अधिकार दे दिया, मूल अधिकार दे दिया, इसके बदले में कुछ कर्तव्य भी हमें देना चाहिए। तो उसी पर विचार करने के लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक गठित की गई, जिसने अपना रिकमेंडेशन किया, जिसके अकॉर्डिंग 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और उसे अनुच्छेद 51 का या 51A क्लास में व्याख्यायित किया गया। वर्तमान में शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो अब 11 हो चुका है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य की चैप्टर में या जब इस 51 का अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो वो कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं, देश के प्रत्येक नागरिक का वह कर्तव्य स्वीकार किया गया है। इसको हम भाग 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। एक बड़ा भाग है यह, और इसके अंतर्गत संघ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, एज लाइक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
या मंत्रिमंडल जो भी है उसे हम बताएंगे। तो उसका जो वर्णन है वह भाग 5 में संघ सरकार के अंतर्गत किया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। यहाँ आपको मैं थोड़ा सरलता बताना चाहूँगा, सरलता के लिए आपके, कि अमूमन एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है वह इस तरह से रहता है कि भाग फला में कौन सा व्यवस्था है किस चीज़ की। अनुच्छेद अमूमन नहीं, अभी तक के इतिहास में मुझे जहाँ तक ज्ञात है वह यह नहीं पूछता है कि संघ सरकार भाग 5 के अंतर्गत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की व्यवस्था है। तो यह आपको समझने के लिए एक सीक्वेंस भी बनेगा, और आप अभी पूरे भारतीय संविधान की एक ड्राफ्ट आपके आंखों के सामने होगा। तो इसकी आसानी के लिए हमने यह आपको बताने की कोशिश किया कि जैसे संघ सरकार भाग 5 है तो यह 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। यद्यपि इनका डिटेल्ड हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है। उसके बाद अगला भाग जो है संघ सरकार के बाद राज्य सरकार का नंबर आता है। तो राज्य सरकार की जो व्यवस्था है उसका जो व्याख्या है वह 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक है। याद रखिएगा कि संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है। इसके बाद संविधान का जो भाग 7 था अनुच्छेद 238 के अंतर्गत, इसमें पूरे भारत को 4 वर्गों में, भारत के राज्यों को 4 वर्गों A, B, C और D इसके अंतर्गत बांटा गया था। भाग 7 जो है अनुच्छेद 238 था, यह यद्यपि निरसित कर दिया गया है 1956 में। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 में उल्लिखित अनुच्छेद 238 के अंतर्गत जो भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटता था, A, B, C और D, इनको निरसित करके उसकी स्थान पर भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांट देता है। तो फिलहाल भाग 7 जो है वह निरसित हो चुका है, और भाग 8 के अंतर्गत जो भाग 8 है वह संघ शासित प्रदेश। भारत में कुछ प्रदेश 2 तरह के बटे हैं, एक राज्य के नाम से जाने जाते हैं और दूसरा है संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश और राज्य में थोड़ा सा अंतर यह है कि जो राज्य है वह काफ़ी मामलों में स्वायत्त है, स्वतंत्र है, जो संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक है, और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण भाग देखना है वह है भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जो भाग 9 है पंचायतों की व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा, एक बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है पंचायतों के बारे में शुरुआत से ही लेकर के, लेकिन वह 1992 तक पी.वी. नरसिम्हा राव के सरकार में आकर के साकार होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पंचायतों का व्यापक अध्ययन करेंगे। तो पंचायत जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक, जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद हैं, इसके अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है। भाग 9 जो है वो नगर पालिकाओं की बात करता है 243P से लेकर 243G तक। इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं और ये 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 में ही लागू होता है। फिर सहकारी समितियां अभी बच रही थी, जिसकी स्थापना जो है भाग 9B के अंतर्गत 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 में होता है, जो 243ZH से 243ZT तक, कुल इसमें 13 अनुच्छेद हैं। तो अब जा कर के यह भाग 9 पूरा होता है। आपको ध्यान यह रखना है कि भाग 9 में पंचायत, भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समितियाँ।
और यह सभी जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ZT तक सम्मिलित होता है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन करता है, अनुच्छेद 244 से 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह एक उसी तरह का महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, जैसा कि हमने 9वां बताया। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध को प्रकट करता है, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। उसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत वित्त और संपत्ति, जिसका उल्लेख जो है 264 अनुच्छेद से लेकर 300A अनुच्छेद तक। संपत्ति का अधिकार कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसे बाद में 300A के अंतर्गत समाहित किया गया। जब हम पढ़ेंगे, इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी केवल आपको यह जानना है कि भारतीय संविधान के 12वें भाग में वित्त और संपत्ति का वर्णन किया गया है। 13वां भाग जो है व्यापार और वाणिज्य है, जो अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। और मज़े की बात यह है बच्चों कि आप भारतीय संविधान में कुछ ऐसा नहीं पाएंगे जिसका उल्लेख न किया गया हो। पूरे देश के लिए पूरी व्यवस्था संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा, जो लगभग 60 से 70 देशों का संविधान अध्ययन किए, उसके बाद सारे संविधानों का निचोड़ ले आकर के यहाँ व्यवस्थापित किए, आप पाएंगे एक वित्त और संपत्ति, व्यापार और वाणिज्य, सेवा, न्यायाधिकरण, क्या क्या नहीं है वह सब कुछ है। आपको बाहर से मतलब वो उन्हें पूरी तरह से यह विश्वास था कि हमारे देश का जो संचालन जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत होना है, सबका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। भाग 13 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य मैंने आपको बताया, जो अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक है। इसका भाग जो 14 है, यह विभिन्न प्रकार की सेवाओं की, संघ सेवा, राज्य सेवा जो भी है उसका वर्णन करता है, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक। भाग 14 में ही एक भाग पुनः बढ़ा है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा न्यायाधिकरण का, जिसका उल्लेख 323A से 323B अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाग 15, यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है सवाल के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, कि उसमें पूछते हैं कि निर्वाचन किस भाग में है। तो निर्वाचन का जो संबंध है वह संविधान के भाग 15 से है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक। 324 से 329A जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था करता है। भाग 16 जो है वह कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 330 से 342A तक है। इसमें जनजातीय क्षेत्र की खास तौर से, कि वहाँ जो लोग पाए जाते हैं, तो उनके बारे में यह भाग 16 कुछ वर्गों के संदर्भ में है। भाग 17 के अंतर्गत हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी। सोचिए कि कितना उनका दृष्टिकोण मजबूत था, भाषा तक पर विचार किए। सेवा, भाषा, वित्त, संपत्ति, न्यायाधिकरण। तो भाग 17 जो है वह आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 151 तक। और भाग 18 आपात उपबंध देश में, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा, इसलिए कि इससे संबंधित सवाल बार बार आता है कि अनुच्छेद 352 क्या है, किन स्थितियों में लगता है, अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 360 क्या है। तो यह कुछ आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है कि अगर ऐसी अवस्था देश में आ गई तो क्या होगा। तो उसका विचार जो है अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। भाग जो 19 है वह प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, जो 361 से 367 तक जो बिखरे हुए अनुच्छेद, बिखरी हुई विषय वस्तु थी, उसे हम प्रकीर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किए, जिसका उल्लेख 361 से 367 तक है। संविधान का जो भाग 20 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद भी रखने की ज़रूरत है
कि संविधान का जो भाग 20 है वह संविधान में आखिर संशोधन किस तरह से होता है। अनुच्छेद 368 जब आप पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी मैं एक एक शब्दों की व्याख्या करूँगा कि किस तरह से संविधान में संशोधन अपने यहाँ हो जाता है, उसकी व्यवस्था क्या है। आपको याद होगा जब हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कठोर एवं लचीले संविधान का अनोखा समन्वय। वह यही है संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 में आप देखेंगे कि कुछ संशोधन तो सामान्यतः हो जाता है और कुछ में क्या होता है कि कई राज्यों का, आधे से ज़्यादा राज्यों का भी रिकमेंडेशन होना चाहिए। व्याख्या हम विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे जब हम संविधान संशोधन को पढ़ रहे होंगे। संविधान का जो भाग 21 है वह अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक है। आपको केवल याद रखने की ज़रूरत है कि संविधान का भाग 21 क्या है, वह अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392। और संविधान का जो अंतिम भाग है भाग 22 वह है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम भाग 22 में 3 अनुच्छेद हैं 393 से 395 तक। इसका जो 393 है अनुच्छेद वह संविधान में उल्लिखित ऐसे संक्षिप्त नाम जो भी हैं जिनका लिखते समय उल्लेख संक्षिप्त में किया गया, बाद में 393 के अंतर्गत उसकी व्याख्या की गई है। 394वां अनुच्छेद जो है वह संविधान को लागू करता है। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। इसके कुछ उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। इसका भी एक इतिहास रहा है कि आखिर 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार क्यों किया गया, तो हम इसको इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। और जो अनुच्छेद 395 है वह यह कहता है कि संविधान के लागू हो जाने के बाद 1935 से लेकर के 1947 तक जो भी एक्ट्स बने थे, जो भी अधिनियम थे, उन सभी को निरसित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इस तरह से हमने देखा कि संविधान के 22 भाग हैं और उस कौन कौन से हैं, उसमें से महत्वपूर्ण भाग क्या है उसको मैंने अलग से मेंशन किया। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो देखते समय आप कोशिश करें कि जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करूं उसे आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझिएगा। कारण यह है कि हम विद्यार्थी हैं, अभी हमें विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमें उसे जानने की आवश्यकता और वह यही है। आप उसे नोट करते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी।